गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कुछ केसेस थे आपके रोलिंग वाले केसेस, तो मैंने उसके सोल्यूशन आपको सेंड कर दिए होंगे। वो केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे ना सभी को, ठीक है ना। अब देखो लास्ट टर्म पे हम लोग रोलिंग की बात कर रहे थे और हम लोग रोलिंग के पाथ की बात कर रहे थे। सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए। हम लोगों ने केस लिया था जहां पर इस तरीके से रोलिंग हो रही थी। अगर कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे है तो वो पॉइंट इस तरीके से इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा था, यहां पर है। और जब ये कांटेक्ट पॉइंट पे आता है तब उसकी मोमेंटरी स्पीड क्या होती, वो 0 के बराबर होती। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस, तो एक कंप्लीट रोटेशन की बात करें यही तो 2πr होगा। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने पहला केस यहां पर ये आपको दिया था कि इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, एक वन रोटेशन की अगर मैं बात करूं, वन कंप्लीट रोटेशन की बात करूं, तो ये मैंने डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये क्लियर है, ये तो 2πr होगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर मैं इसको नाम देता हूं, कोई पॉइंट P है, पॉइंट P इन वन कंप्लीट रोटेशन। ये तो हमें यहां पर बात क्लियर है। अब मुझे यहां पर बात किसकी करनी है, मुझे यहां पे डिस्टेंस और कैलकुलेट करना है, ठीक। और बाकी मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या होती है, वो साइक्लॉइड होती है, ये साइक्लॉइड। अब देखो मेरी तो बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है और इसका सेंटर जो है ना, ये वाई एक्सिस पे है, मतलब इसका 0, r पे सेंटर है और ये VCM से मूव कर रहा है। एंड दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये गिवन दिया हुआ था, केस ऑफ प्योर रोलिंग है। और ये सिचुएशन हमें t इज इक्वल टू 0 पर दी हुई है और हमारे पास एक पॉइंट, हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट को नाम दे दिया P। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करूं तो मुझे किसी t इज इक्वल टू t पर जो है ना, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। मतलब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एट t इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू t पर इसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। देखो करिए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए सभी लोग। भाई देखो बड़ी आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकेगा। t इज इक्वल टू t की बात करें तो बताओ, सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। बताओ अगर ये t इज इक्वल टू t है तो बताओ इतने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा
कितना हो जाएगा VCM इंटू टी। ठीक, और ये पॉइंट अगर मैं बात करूं इतने टाइम में इसने ये थीटा एंगल ये कवर कर लिया होगा, ये पॉइंट पी ये होगा, थीटा ये हो गया होगा। बताओ अगर मैं थीटा की बात करूं, बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा तो गिवन नहीं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा रोलिंग कंडीशन से VCM बाय आर इंटू टी। बताओ वो यही तो आया। अब अगर मैं यहां पर इस P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, दिस इज R साइन थीटा, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गई R cos थीटा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान देना, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं, बताओ x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये कितना आगे गया VCM इंटू टी, और माइनस बताओ ये कितना पीछे है इससे R साइन थीटा, माइनस का R साइन थीटा। थीटा की अगर वैल्यू रखें हम तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा VCM इंटू टी माइनस का R इंटू साइन ऑफ VCM बाय R इंटू टी। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो, यही तो हुआ पक्का। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट की बात करें, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट की बात करें, बताओ y कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, वो यही तो हुआ ये डिस्टेंस। बताओ r में से कितना माइनस कर दूं, r cos थीटा। बताओ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r माइनस r cos ऑफ थीटा होता है ओमेगा टी, वो हो जाएगा VCM बाय आर इंटू टी। बताओ क्या यहां पर हम लोग इस केस की बात करें, बताओ यही तो हमारे पास इक्वेशन आई। पहले तो सभी लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत वो कर लीजिए। अब देखो ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो दूसरा हमने आपसे बात की थी, यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखो अगर इस पॉइंट P की बात करें, मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ, तो अगर इस जनरल केस की बात करूं, बताओ यहां पर इस पॉइंट P में इसका एक डायग्राम बना देता हूं अलग से। देखो ध्यान से, ये आपके पास किसी एक जनरल स्टेट की बात करें तो इस पॉइंट P के पास बताओ एक तो VCM ये होगा, और एक बताओ इसके पास ये रोटेशनल पार्ट होगा विच इज R ओमेगा, ये भी VCM के बराबर हुआ। अब बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे पास अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल थीटा हुआ, बताओ ये वाला एंगल भी तो थीटा ही हुआ। देख लो सभी लोग। अब अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, अगर तो देखो डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, मैंने आपको बताया जब मैंने काइनेमैटिक्स आपको पढ़ाया है कि हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब मॉड लेते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है, और स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अलावा मेरे पास कोई मेथड नहीं। हर केस में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर इसके कंपोनेंट देखे तो आर ओमेगा एक तरीके से VCM है, ये आपका क्या हो जाएगा VCM। ये आपके सभी लोगों ने वैसे अटेम्प्ट किया होगा, कई लोगों ने मुझे सॉल्यूशंस भी भेजे, VCM cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा VCM sin थीटा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, मेरे पास रिजल्टेंट आपके पास क्या आ गया, दिस इज VCM माइनस VCM cos थीटा, और ये आपके पास VCM sin थीटा। तो अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी,
वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t की मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t, बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू VCM माइनस VCM cos थीटा आई कैप प्लस का VCM sin थीटा जे कैप। बताओ वो यही तो आया। ये अब बताओ इंस्टेंट, बेटा जो नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट करिए, मैं हटा रहा हूं ये सब, ये डायग्राम ये सब हटा रहा हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अगर मैं यहां से निकालू इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं तो बताओ मॉड v बताओ कितना आ जाएगा? इज अंडर रूट ऑफ VCM माइनस VCM cos थीटा का होल स्क्वायर VCM sin थीटा का होल स्क्वायर। यही तो है, ये VCM स्क्वायर ये आ जाएगा आपका मॉड v, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा ट्वाइस VCM स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो यार सभी लोग, यही तो आएगा भाई, VCM स्क्वायर और VCM स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VCM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ट्वाइस VCM स्क्वायर माइनस 2 VCM स्क्वायर कॉस थीटा। बताओ ये आपका ही, अगर इसको लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मॉड v बताओ कितना हो जाएगा? ट्वाइस VCM इंटू साइन थीटा बाई 2। ध्यान रखना ये सब मॉड में होगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, आप इतना मैथ्स तो सभी लोग जानते हो। ये साइन थीटा बाई 2 ये हुआ। अब ये मॉड आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब बताओ हमारे पास यही तो स्पीड सिर्फ ऐसी क्वांटिटी है जो किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से। ये आपके पास क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस केस को? बताओ दिस इज इक्वल टू ds बाई dt इज इक्वल टू ट्वाइस VCM इंटू साइन ऑफ, बताओ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी बाय 2। अब अगर मैं इस केस को देखूं तो ds यही निकालना है मुझे, ds ट्वाइस VCM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 इंटू dt। अब बताओ एक कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? टाइम t। बताओ एक कंप्लीट रोटेशन अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो बताओ टाइम 2 पाई बाई ओमेगा होगा, क्योंकि यहां पर ओमेगा क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म ओमेगा दिया हुआ है। तो बताओ इतने ही तो टाइम हमारे पास हुआ। तो बताओ s की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं इसकी बात करूं? ट्वाइस VCM साइन का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई 2, और जो इसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करेंगे ओमेगा बाई 2। बताओ लिमिट आपके पास 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, बताओ यही तो लिमिट हुई। चेक कर लो बेटा सभी लोग, ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू 4 VCM बाय ओमेगा इंटू, बताओ माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा यार, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। लिमिट रखी है हमने, माइनस तो 0 रखेंगे तो कॉस 0। बताओ 2 से 2 कैंसिल, बताओ कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 -2 और माइनस +2, और VCM इज इक्वल टू r ओमेगा है अगर,
तो VCM बाय ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा, ये आपके पास है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 8R, बताओ वो यही तो हुआ। बताओ एक कंप्लीट रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका अगर कोई भी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे है तो बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो 8R डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है ना, नोट कर दीजिए। जिन लोगों से नहीं हुआ था बेटा जल्दी से नोट करिए। ये वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग। अरे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या बताना था, उसके कंपोनेंट ले लिए सिर्फ तुम्हारे पास। ये VCM ये था, ये R ओमेगा VCM हो गया, ये कंपोनेंट cos थीटा हो गया, कंपोनेंट sin थीटा हो गया। तो हमने VCM माइनस VCM cos थीटा आई कैप प्लस VCM sin थीटा j कैप लिखा, उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। गगन इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए, आप लोगों को आंसर करना है, जो नोट करें नोट करते रहिए, बट पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हमसे यही सेम क्वेश्चन एक कोई पॉइंट लिया गया, जैसे ये आपके पास था, एक सर्कुलर डिस्क थी जो रोल कर रही थी, और इस पे पॉइंट P की बात करें, और हम जब इस पॉइंट P की बात की गई तो इसकी ट्रैजेक्टरी वो इस तरीके से थी, ठीक, ये उसने कहा जब टॉपमोस्ट पॉइंट की बात करें, मतलब जब ये डिस्क का जो कांटेक्ट पॉइंट अपने टॉपमोस्ट पॉइंट पे था, बहुत ध्यान से समझना, इस पॉइंट P का पे, तो उसने कहा ये जो कर्व है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है एट P। द क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर of curvature at point P। हमें पॉइंट P पे जो है ना, मतलब जब ये पॉइंट अपने टॉपमोस्ट पोजीशन P मतलब वो टॉपमोस्ट पोजीशन पे जब है, उस टाइम उसका रेडियस ऑफ, भाई ये कोई सर्कल तो है नहीं, ये साइक्लॉइड है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, ये कोई एक पार्ट ऑफ सर्कल होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक सर्कल का पार्ट मान के बनाऊं तो अगर एक सर्कल मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको ये बताना इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है हर ट्रेजेक्टरी को हम सर्कल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी जनरल, मैंने आपको पढ़ाया है जनरल कर्वीलिनियर मोशन, मेरे पास कोई भी पाथ ऐसे रैंडम दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल का पार्ट होगा, ये दूसरे सर्कल का पार्ट होगा आपके पास, ये और एक सर्कल का पार्ट, मतलब हर पॉइंट एक सर्कल का पार्ट है। तो उसी तरह अगर इसको हम सर्कल माने तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना। 4R बाय डायमेंशनली करेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मास कहां से आ गया, 4R। बाकी लोग बेटा मुझे क्लास से कई सारे आंसर मिल गए, बाकी लोग बताइए जल्दी से, टेक्स्ट करिए मुझे। सभी लोग क्वेश्चन समझ गए ना मेरा, कि ये आपके पास एक साइक्लॉइड है,
बताओ इसका टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर मैं सर्कल की तरह ट्रीट करूं तो बताओ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करना है। ये है केस। ठीक है, मेरे पास कई लोगों के आंसर्स आ गए। मैक्सिमम जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 4R है। देखो ध्यान से देखो, आसान सा क्वेश्चन है। देखो जब भी कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो एक बात पे हमेशा ध्यान रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें किससे रिलेटेड है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक। अब अगर मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, अगर इस ट्रैजेक्टरी का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, बताओ इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी? बताओ 2 VCM होगी। ठीक। और इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से है, ये R1 है, मुझे नहीं पता। टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड हमें पता है, 2 VCM। अच्छा, ये हमने किसको स्टडी किया? ये हमने कंबाइंड मोशन को स्टडी किया। अब अगर मैं इसके अलग अलग मोशन को डिस्कस करूं तो मैं लास्ट टाइम पे समझा भी चुका हूं। अगर मैं इसके ट्रांसलेशनल पार्ट की बात करूं, ट्रांसलेशनल पार्ट की बात करूं तो बताओ हर पॉइंट अगर VCM से मूव कर रहा है तो यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। हर पॉइंट VCM से मूव कर रहा है तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मैं इसके रोटेशनल पार्ट की बात करूं तो रोटेशन में बताओ ये फिक्स्ड हो गया, हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। तो बताओ हर पॉइंट अगर VCM से मूव कर रहा है, या मैं कहूं ये डिस्क जो है ना ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो बताओ इस पे AC टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। बताओ AC क्या हो जाएगा? R ओमेगा स्क्वायर लिख लो या फिर VCM स्क्वायर बाय R। पक्का? ट्रांसलेशन के कारण कितना आया? वो 0 आया आपका। अगर मैं 8T की बात करूं ड्यू टू ट्रांसलेशनल पार्ट, वो 0 है। तो यही तो एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एक्सेलरेशन बताओ कितना है? वो AC है, वो किसके बराबर है? VCM स्क्वायर बाय R। लेकिन अगर मैं इसके कंबाइंड मोशन को देखूं तो बताओ मैं AC क्या लिख सकता हूं? इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 VCM का होल स्क्वायर अपॉन R1। बताओ ये भी तो यही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि AC तो सेम ही रहेगा आपका। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ ये कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो गई? 4R। कितने लोग थे जिन्होंने इसी कंसेप्ट से आंसर निकाला है? बाकी लोग बेटा नोट करिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई तुमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करे तुम तुरंत समझ जाओ वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स से रिलेटेड है। तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन देखना, तो मुझे ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो मिला ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा रोटेशनल देखते हैं, तो रोटेशन के कारण ये आ गया आपके पास। अब जब मैं इसके कंबाइंड मोशन को देख रहा हूं तो मैं मुझे दिख रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2 VCM है, और अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 VCM का होल स्क्वायर बाय R1। बट अगर तुम अलग अलग देखो, एक साथ देखो, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना।
बस उन दोनों को आपस में हमने कंपेयर कर दिया। नोट करो। अरे बेटा वीसीएम तो कांस्टेंट ही है ना अब्दुल, यहां पे अगर रोलिंग हो रही तो वीसीएम तो कांस्टेंट रहता है ना। अगर ट्रांसलेशनल पार्ट की बात करेंगे तो वीसीएम तो कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट टिक करके से नोट करिएगा। आर बेटा ये डिस्क का रेडियस है, आर जो ये डिस्क है इसका रेडियस आर। वो उसमें टी को एलिमिनेट कर दो, कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी इक्वेशन। जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिए उसमें टी को एलिमिनेट कर दो, सारी साइक्लॉइड की इक्वेशन है। हाँ बात सभी को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। ठीक, अब एक बार जो है ना इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं आपके पास। मुझे ये डिस्टेंस भी अब पता चल, ये 8r के बराबर है पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2πr है, और ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जब सर्कुलर मोशन होता है तब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी के पैरेलल वाला एक्सेलरेशन है, वो वाला एक्सेलरेशन चाहे उसे ट्रांसलेशन बोल दो चाहे एटी बोल दो, एक ही मतलब है ना। हमने कैसे समझाया था एटी और एसी, जो वेलोसिटी के अलोंग है वो एटी है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एसी है। तो अगर यहां पर वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो आप चाहे इसे ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन बोल दो या इसको एटी बोल दो, एक ही बात है। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो जी लग रहा है वो वेलोसिटी के अलोंग है ना, तो वो जी कैसा हो गया, जी आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, चाहे उसे ट्रांसलेशनल का एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है। चले अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, in case of pure rolling, all the points have for velocity in forward direction, all the points have velocity in forward direction except contact point. ब्रैकेट लिखो, instantaneous velocity of contact point is 0, instantaneous velocity of contact point is 0. This is the reason why
curve is non-differentiable. This is the reason why curve is non-differentiable at contact point. एक पॉइंट नोट करके इसके नीचे लिख लीजिए. Here loops will not be formed. यहां लूप नहीं कोई बनेगा. Here loops will not be found because no points will have velocity in backward direction. No points will have velocity in backward direction. कोई इसमें अगर ये रोलिंग हो रही है, आप कैसे, अगर मैं रोलिंग की बात करूं, जैसे लेट से ये आपके पास है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई नहीं है. तो इसलिए यहां पे कभी लूप नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि हर पॉइंट आगे जा रहा है, बस ये पॉइंट रेस्ट पे, इसलिए ये नॉन डिफरेंशियल. ऑल द पॉइंट्स विल हैव, नहीं, नो पॉइंट्स विल हैव वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बात सभी को क्लियर? तो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन नहीं होता है आपके. ये सब स्टेटमेंट आते हैं बेटा कि यहाँ पे लूप फॉर्म होगा, कर्व नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए हमें इन सबको समझना पड़ता है. पहले तो जितने पॉइंट मैंने मेंशन किए वो सब क्लियर है सभी को? पक्का. सेकंड केस आ जाइए, सी में केस 2 पे आते हैं. मतलब एक केस करिए, उससे रिलेटेड जितने भी केस चीजें हैं सब कैलकुलेट कर लो. अगर एग्जाम में कुछ आएगा तो इन्हीं में से कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. आप ये मत सोचो कि हम पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखे. अरे पहले एक बार कंसेप्ट सीख लो, जितने भी है उनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो ही जाएगा आपसे. अब केस 2 की बात करेंगे. V की वैल्यू ग्रेटर देन R ओमेगा, और ये आपके पास क्या हुआ? केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग. फॉरवर्ड स्लिपिंग. अगर ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है तो अब बताओ, यहां पर आपके कोई भी पॉइंट रेस्ट पे आएगा ही नहीं. कि कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे आ रहा था, अब वो आगे की तरफ स्किड करने लगा. तो इस केस का जो ग्राफ होगा ना, वो इस तरीके से होगा. मतलब अब जो है ना, कर्व हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डी की बात करें, अब ये 2 पाई आर से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशनल पार्ट ज्यादा है, रोटेशनल पार्ट आपके पास क्या है, वो कम है. और ये कर्व एक तरीके से, अगर हम एक साइक्लॉइड को स्ट्रेच कर दो, ये साइक्लॉइड है नहीं, ये अगर मैं बस लिखने के लिए एक काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड साइक्लॉइड है. अगर एक साइक्लॉइड को आप स्ट्रेच कर दोगे तो ये पॉइंट बताओ एक लाइन में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, और बताओ क्या ये कर्व आपके सब हर जगह पे स्मूथ हो जाएगा आपके पास? हर पॉइंट, अब किसी की स्पीड 0 तक नहीं होगी, हर पॉइंट आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. डायग्राम बनाइए बेटा सभी लोग. बट आप ध्यान रखो, अब आपका जो है ना, ये जो रिपीट क्लास वाला कंसेप्ट है ना, वो इस वीक के बाद खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास चल रही है. अगर ज्यादा नेटवर्क इशू है बेटा तो ऑफलाइन अटेंड करो. अब ये रिपीट क्लास का ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेगा इस वीक के बाद. लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए. In this case, V greater than R omega.
in this case, all the points must have velocity, must लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, must have velocity in forward direction, velocity in forward direction. Therefore, curve will be differentiable. Therefore, curve will be differentiable at all points. Curve will be differentiable at all points. ठीक है ना, तो यहां पर पूरा का पूरा कर्व बताओ क्या होगा, वो आपका डिफरेंशिएबल मिलेगा। और ये अब साइक्लॉइड है नहीं, बस हम समझाने के लिए बता रहे, एक साइक्लॉइड को आप जो है ना स्ट्रेच कर दो तो वो इस तरीके का कर्व होगा। केस 3 की बात करें, v की वैल्यू लेस देन आर ओमेगा। बताओ यहां पर रोटेशनल पार्ट ज्यादा होगा, आपके पास ट्रांसलेशन पार्ट कम होगा। दैट इज दिस इज द केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। ये आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। अगर ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है इस केस में, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, इस केस में जो कर्व आपके पास बनेगा, बताओ वो पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर लूप फॉर्मेशन होगा। ये इस तरीके, अगर मैं इस केस की बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या होगा, यहां पर हम लूप फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट जो है ना आपका नॉन जीरो स्पीड से मूव करेगा, बट यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए यहां पर लूप फॉर्मेशन होगा। और इस बार ये डी की वैल्यू क्या हुई, डी की वैल्यू लेस देन 2 पाई आर। तो हमेशा ध्यान हो, लूप कब फॉर्म होंगे, जब कुछ पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो मैं तो बेटा ध्यान दो, नोट करना बंद करो सभी लोग, तो इस बात को समझिए। अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो बताओ अगर वीसीएम की वैल्यू कम है आर ओमेगा से, दैट मीन्स यहां पर अगर मैं बात करूं आईएओआर की बात करूं, तो वीसीएम इज इक्वल टू कुछ समथिंग एक्स ओमेगा होगा, और एक्स की वैल्यू बताओ वीसीएम बाय ओमेगा होगी, और ये वैल्यू लेस देन आर होगा, हाँ या ना। इसका मतलब इस केस में अगर मैं आईओआर ढूंढूंगा, तो आईओआर बताओ यही तो होगा, ठीक है ना। अगर ये आईओआर है, इसका मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट्स सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, सब स्पीड बढ़ती जाएगी आगे। और इधर वाले पॉइंट बताओ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए तो यहां पर क्या हो रहा है, लूप का फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो पूरी तरह, डायग्राम बनाइए।
लिखिए, इसमें एक पॉइंट लिखिए, in this case contact point, in this case contact point will be moving in backward direction, therefore loops will be formed, in this case, loops will be formed in this case full stop. All the points lie on the circumference of the disk. All the points lie on the circumference of the disk देखो, जो सर्कमफेरेंस पे है वो नॉन जीरो है, सिर्फ आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका जो है ना वो जीरो होगा. All the points lie on the circumference of disk will have non-zero velocity, therefore curve will be differentiable, at all points. क्योंकि इस केस में आपका स्टेशनरी पॉइंट यहां लाई कर रहा है, V ग्रेटर देन R ओमेगा में स्टेशनरी पॉइंट इस डिस्क से बाहर लाई कर रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट नहीं लाई कर रहा है. अगर सर्कमफेरेंस की वेलोसिटी नॉन जीरो है तो आपका कर्व बताओ क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल का. बस यहां पर लूप फॉर्मेशन क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर देखो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो आगे की तरफ जा रहा होगा. सभी लोग मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत? पक्का. तीनों केसेस को हमने कंपेयर कर लिया, जो नोट करना है बेटा नोट कर लीजिए.